सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय शाहजहाँपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक विकास प्रादेशिक नियोजन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रादेशिक नियोजन में है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आज नया टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, स्लेट और एमए प्रीवियस फाइनल के बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डेवलपमेंट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। किसी भी भौगोलिक प्रदेश के विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। इनमें से अनेक कारक प्राकृतिक होते हैं जबकि शेष मानव जनित कारक होते हैं। इनका संक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है। पहला है जो विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, उसमें प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा दोहन की दर विकास को नियंत्रित करती है। इस संदर्भ में रिचर्ड टी गिल के अनुसार उर्वरक भूमि तथा जल की उचित व्यवस्था के अभाव में कृषि विकास संभव नहीं है। लोहा, कोयला, अन्य खनिज पदार्थों के अभाव में औद्योगिकरण तीव्र गति से नहीं हो सकता है या नहीं हो पाएगा। जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण आर्थिक क्रियाओं के विस्तार में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकास के लिए संसाधनों का पर्याप्त विकास आवश्यक है। पृथ्वी पर ऐसे अनेक देश हैं जहां संसाधन की उपलब्धता के उपरांत भी उपयुक्त विकास के अभाव में विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के अनेक ऐसे देश हैं जहां संसाधन होते हुए भी विकास अभी भी वहां पर नहीं हुआ है, विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट कारक है मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर। विकास को मानव भी प्रभावित करता है। विकास के लिए विकसित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। आर्थर लुइस के अनुसार विकास मानवीय प्रयासों का प्रतिफल है तथा इसके लिए आवश्यक अन्य कारक जैसे पूंजी, तकनीकी प्रगति, संस्थागत परिवर्तन आदि सभी मानवीय कुशलता एवं प्रगति पर निर्भर करते हैं। प्रोफेसर हर्बिन्सन ने विकास के लिए कुशल, शिक्षित व अनुभवपूर्ण व्यक्तियों को आवश्यक माना है। अतः मानव को विकास के योग्य कारक के रूप में विकसित करने के लिए उसके अनेक मदों जैसे शिक्षा आदि पर निवेश करना आवश्यक है। तीसरा इम्पोर्टेंट कारक है तकनीकी कारक, टेक्निकल फैक्टर। विकास को गति देने के लिए वर्तमान तकनीकी परिदृश्य में प्रविष्ट करना आवश्यक है। आज जो देश तकनीकी दृष्टि से विकसित हैं वह अधिक विकास कर रहा है। प्रोफेसर सुपीटर के अनुसार आर्थिक विकास में तकनीकी प्रगति एवं नव परिवर्तनों या नवाचारों इनोवेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। MP टोरेडो ने तकनीकी विकास के प्राय 3 रूप बताए हैं। पहला है तटस्थ तकनीकी प्रगति, दूसरा है श्रम बचाने की तकनीकी, तीसरा है पूंजी बचाने की तकनीकी। चौथा इम्पोर्टेंट कारक है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पूंजी। पूंजी निर्माण विकास का प्रमुख आर्थिक घटक है जिसमें औद्योगिक उत्पादन के साधनों जैसे पूंजीगत साज सामान, मशीन, औजार व उपकरण, रेल मार्गों व रेल, सड़क, बांध, शक्ति संसाधन आदि का विकास पूंजी द्वारा ही संभव है। पांचवा इम्पोर्टेंट कारक है सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। समाज में भौतिक दृष्टि के पाए जाने से
आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि लोग परिश्रम करके अपने जीवन स्तर को सुधारने में विश्वास रखते हैं और इसके लिए वे सतत प्रयत्नशील रहते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि विकास मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि क्या देशवासी वास्तव में आर्थिक विकास करना चाहते हैं। इस प्रकार विकास की आर्थिक क्रांति से पूर्व सामाजिक क्रांति की आवश्यकता होती है, जो विकास को प्रोत्साहन देने वाली प्रवृत्ति जैसे जातिहीनता, समाज तथा अंधविश्वासों, जातिहीनता तथा विभिन्न संप्रदायों में समान हित की भावना आदि को बढ़ावा दे सके और परंपरागत रूढ़िवादी प्रथाओं, अंधविश्वासों, सांप्रदायिकता, भाग्यवादिता, आक्रमणीयता एवं अनेक प्रगति विरोधी दृष्टिकोण को हतोत्साहित कर सके। छठा इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में विकास में संगठन। छठा पॉइंट है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। विकास में संगठन एवं उद्यमशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विकास की प्रमुख समस्या वित्तीय न होकर आर्थिक संगठन व व्यवस्था की होती है। अतः विकास के लिए संगठन को विविध स्तरों पर विकास करना चाहिए। सातवां इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाजार, मार्केट। बाजार का आकार विकास को प्रभावित करता है, जिस पर अन्य तत्व जैसे श्रम विभाजन तथा उसकी कार्यकुशलता आदि निर्भर करती है। बाजार के विस्तार होने पर समय की बचत होती है तथा नवीन मशीनों की खोज, इसके उपरांत उत्पादन में वृद्धि होती है। तो बाजार इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि यदि विस्तृत बाजार होगा तो नई मशीनों का आविष्कार होगा और उसके उपरांत उत्पादन में वृद्धि होगी। आठवां इम्पोर्टेंट टॉपिक है धार्मिक कारक, रीजनल फैक्टर। धर्म विकास में बाधक व साधक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। प्रोफेसर लुईस ने इस संदर्भ में बताया कि यदि किसी धर्म में नैतिक मूल्यों, कर्म, मितव्यता, उत्पादकता, पूंजीगत विनियोग, व्यापार में ईमानदारी, जोखिम उठाने की इच्छा, परिचितों के साथ उत्तम व्यवहार करने पर बल दिया जाता है, तो निसंदेह आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। इसके विपरीत यदि धर्म पृथकता का उत्प्रेरक है और छोटे को बड़ों के प्रति उदासीनता बताता है, तो उसमें आर्थिक अवसरों में कमी आती है। तो जो विकास है, विकास में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रोफेसर लुईस ने इस संदर्भ में बताया कि यदि किसी धर्म में नैतिक मूल्यों, कर्म, मितव्यता, उत्पादकता, पूंजीगत विनियोग, व्यापार में ईमानदारी, जोखिम उठाने की शक्ति, परिचितों के साथ उत्तम व्यवहार करने पर बल दिया जाता है, तो निसंदेह आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। इसके विपरीत यदि धर्म पृथकता का उत्प्रेरक है और छोटे बड़ों के प्रति उदासीनता बताता है, तो इससे आर्थिक अवसरों में कमी आती है। तो धर्म है, ये धर्म भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है इसमें 9वां है राजनीतिक कारक। देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ, सरकारी नीतियाँ व प्रशासनिक कुशलता विकास को प्रभावित करती हैं। ऐसा सभी प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में होता है। सरकार की व्यवहारिक, सही व सुलझी हुई नीतियों से ही आर्थिक विकास की गति मिलती है। यदि किसी देश में सरकार प्रगतिशील नीतियाँ नहीं अपनाती है या वहाँ के प्रशासन का स्तर नीचा है, तो वहाँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में असमर्थता होगी। कुर्नाड मेडार्ड ने अल्प विकसित देशों की समस्या की विवेचना करते हुए ये स्वीकार किया है कि इसमें उदार व नरम राज्य की समस्या पाई जाती है।
तो मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक कारक है, ये भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ, सरकार की नीतियाँ व प्रशासनिक कुशलता भी विकास को प्रभावित करती है। ऐसे सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। सरकार की व्यवहारिक नीति, सही व सुलझी हुई नीतियों से ही आर्थिक विकास को गति मिलती है। यदि किसी देश में सरकार प्रगतिशील नीतियां नहीं अपनाती है और वहाँ प्रशासन का स्तर नीचा है, तो वहाँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में असमर्थ होगा। गुरनाल मिनर ने अल्प विकसित देशों की समस्या की विवेचना करते हुए यह स्वीकार किया है कि इसमें उदारता या नरम राज्य की समस्या पाई जाती है। ये आपके महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं या जिसके कारण से आर्थिक विकास है ये प्रभावित होता है। इस साथ साथ में एक टॉपिक आज और कर लेते हैं। इसी में प्रदेश नियोजन की विषय वस्तु या जो प्रादेशिक नियोजन है, प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु या क्षेत्र को निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जा सकता है कि प्रादेशिक नियोजन का क्षेत्र कौन कौन सा हो सकता है। तो उसमें मुख्य रूप से पहला जो इसका क्षेत्र है वह है नगरीय क्षेत्रों का नियोजन। इसमें इसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास को महत्व दिया जाता है। इसमें नगरों की स्थानिक संरचना को मद्देनजर रखा जाता है। दूसरा इसमें है प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन। भौगोलिक दृष्टि से यह नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि मानवीय संसाधनों का विकास प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय व संधारणीय विकास ही नियोजन पर आधारित है। तीसरा है आर्थिक विकास का नियोजन। व्यवहारिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र के सिद्धांत और विधियों के विस्तृत उपयोग की सहायता से आर्थिक विकास हेतु नियोजन किया जाता है। इसमें आर्थिक तत्वों को आधार मानकर आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। चौथा इसमें सामुदायिक व मानवीय संसाधन नियोजन। किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन मानव संसाधन नियोजन द्वारा ही संभव है। लास्ट इसमें पांचवा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है पर्यावरण नियोजन। निरंतर वक्रीयता हो रही पर्यावरण को नियोजन किया जाना किसी भी प्रदेश की पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये एक टॉपिक इसमें और है कि प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु या विषय क्षेत्र क्या है। तो इसमें नगरीय क्षेत्रों का नियोजन, प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन, आर्थिक विकास का नियोजन, सामाजिक व सामुदायिक मानव संसाधनों का नियोजन और पर्यावरणीय नियोजन। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में प्रादेशिक नियोजन का क्या महत्व है। तो प्रादेशिक नियोजन निम्नलिखित दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय विकास होता है, प्रादेशिक आय में समानता आती है, रोजगार के अवसर प्रदान करना, संतुलित विकास में प्रमुख भूमिका, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सीमित संसाधनों का अनुकूल उपयोग, जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक सुरक्षा, यातायात व संचार के विकास के साधनों का विकास होता है, यातायात व संचार के साधनों का विकास होता है। नवा है औद्योगिक वातावरण का विकास होता है, राजनीतिक स्थिरता आती है। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये टॉपिक, जिसमें आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु या विषय क्षेत्र और प्रादेशिक नियोजन का महत्व, ये तीनों टॉपिक आपके असिस्टेंट प्रोफेशन में है। इसके साथ साथ नए स्लेट में भी ये प्रश्न इनमें से आते हैं। और तीसरा जो हमें प्रवेश फाइनल है उसमें भी प्रादेशिक नियोजन है टॉपिक। ये टॉपिक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। कोविड महामारी के कारण से आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर बैठ के पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें। आपने वीडियो को सुना, देखा,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।